So yeah, good evening everyone. Am I audible? क्या मेरी आवाज क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है। ओम्स लॉ पे जो मैंने वीडियो दिया था सभी ने देख लिया है अभी तक? किसी भी बच्चे को ओम्स लॉ में डाउट है? सभी का ओम्स लॉ क्लियर है भाई? किसी भी बच्चे को ओम्स लॉ समझने में कोई दिक्कत हुई अभी तक? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं फिर। तो ओम्स लॉ हमारा क्या बोलता था? ओम्स लॉ था V इज इक्वल टू आई आर, जहां पे आर क्या होता था? आर होता था रेजिस्टेंस। ठीक है, आर होता था एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जिसको हम रेजिस्टेंस कहते थे। ठीक है, और एसआई यूनिट क्या होता था आर का? एसआई यूनिट जो आर का था वो था ओम, OHM ओम, जिसको हम इस तरह से ऐसे डिनोट करते थे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच आर डिपेंड्स? आर किन किन बातों पे डिपेंड करता है? तो ये समझने के लिए एक हम केस स्टडी लेते हैं। ठीक है, केस स्टडी क्या लेते हैं? सपोज एक रास्ता है, ठीक है, और उस रास्ते में कुछ ट्रैफिक है। ठीक है, एक नॉर्मल यूजुअल रास्ता और उस पर एक यूजुअल ट्रैफिक है। जैसे हम अपने आसपास के रास्तों में देखते हैं बहुत सारा ट्रैफिक होता है, तो एक यूजुअल सा ट्रैफिक है वहां पे। यहां से कार ए जो है वो मूव करेगा, उसे मूव करना है, इस रास्ते से आगे की तरफ जाना है। नाउ अगेन सेम सिचुएशन है कार बी के साथ, बट कार बी के पास का जो रास्ता है उससे थोड़ा लंबा दूरी तय करना है। ठीक है, सेम रास्ते पे इट हैज टू ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस, ज्यादा दूरी उसे तय करना है। दोनों रास्ते पे जो ट्रैफिक है वो एक समान है, ट्रैफिक जो है वो लगभग लगभग एक जैसा है। अब एक बात मुझे बताओ, दोनों कार ए और कार बी में से किस कार को ज्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा? कार ए को या कार बी को? मेरी बात आई समझ में? हमारे पास दो कार से कार ए और कार बी, दोनों सेम रास्ते पे जा रहे हैं, बट कार ए को कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, कार बी को उसी रास्ते पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। पूरे रास्ते पे जो ट्रैफिक है वो एक समान है। ठीक है, तो विच ऑफ दीज टू कार, दोनों में से किस कार को ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, ए को या बी को? चैट बॉक्स में लिखो बच्चे, सारे बच्चे लिखो, मुझे पता चलेगा कि सभी बच्चे यहाँ पे फोकस्ड हैं। मेरे पास सभी बच्चों के आंसर्स नहीं आए हैं, क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ पर अभी? क्या सभी बच्चों की सिचुएशन समझ में आ चुका है? क्या सिचुएशन है भाई? देखो, कार ए और कार बी दोनों को सेम रास्ते पे ट्रैवल करना है। ठीक है, दोनों को सेम रास्ते पे ट्रैवल करना है, बट ए को जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो कम ट्रैवल करना है, जबकि बी को जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो ज्यादा ट्रैवल करना है। इस पूरे रास्ते पे एक समान ट्रैफिक है, ट्रैफिक इज ऑलमोस्ट सेम। ट्रैफिक का मतलब जो बाकी गाड़ियां वगैरह हैं उस पूरे रास्ते में ऑलमोस्ट सेम है। तो दोनों में से किस कार को ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, कार बी को ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। ठीक है, कार बी विल फेस मोर ट्रैफिक। तो यहां पर जो ट्रैफिक है उसको तुम सपोज करो कि इट इज, क्या ट्रैफिक क्या करता है? कार बी के मूवमेंट को अपोज कर रहा होगा। तो ट्रैफिक यहां पर एक तरह से रेजिस्टेंस है। ट्रैफिक क्या कर रहा है? कार बी के मोशन को अपोज कर रहा है। अगर पूरा रास्ता साफ होता तो कार बी आराम से निकल जाता, बट क्योंकि वहां पर ट्रैफिक है तो कार बी का जो मोशन है वो अपोज हो रहा है। ठीक है, तो ट्रैफिक क्या कर रहा है? कार बी के मोशन को रेजिस्ट कर रहा है। और यहां पे जो कार बी है उसको तुम चार्ज समझ लो। तो जब रास्ता छोटा होता है, ठीक है, तो उस केस में रेजिस्टेंस कम मिल रहा है, बट जैसे ही रास्ता ज्यादा बड़ा हो गया देन रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस।
तो व्हाट आई कैन से, मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ लेंथ। ठीक है, जो रास्ते की जितना लंबा रास्ता होता जाएगा ट्रैफिक उतना ज्यादा उसको फेस करना पड़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस किस बात पे डिपेंड कर रहा है? पाथ लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, और किस तरह से डिपेंड कर रहा है? किस तरह से डिपेंड कर रहा है कि जब पाथ लेंथ बढ़ता है, जैसे जैसे पाथ लेंथ बढ़ता जा रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। अगर पाथ लेंथ छोटा है तो रेजिस्टेंस कम है, अगर पाथ लेंथ बड़ा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो इसको हम बोलते हैं, ये जो डिपेंड कर रहा है वो किस तरह से डिपेंड कर रहा है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज करने लगती है। ठीक है, जैसे जैसे रास्ते की लंबाई बढ़ते जा रही है वैसे वैसे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। तो इस चीज को हम यहां पर कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द पाथ। तो चार्जेस को किस पाथ से फ्लो करना पड़ता है? चार्जेस को कंडक्टर के अंदर फ्लो करना पड़ता है। सो वी कैन कंक्लूड दैट द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर के लेंथ पे प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जितना लंबा होगा कंडक्टर, चार्जेस को फ्लो करने में उतना ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। भाई किसी बच्चे को यहां पे कोई डाउट है? क्लियर है ये बात? चलो, अब सेकंड केस देखो। सपोज अब केस टू हमारे पास क्या है भाई? ये रास्ता था, ठीक है, मान लो हम घर से निकलते हैं तो घर के आसपास की जो रोड होते हैं वो क्या होते हैं? पतली होती है, गलियां पतली होती है। तो यहां पर ट्रैफिक है भाई, सपोज दिस इज द ट्रैफिक, और इसके थ्रू एक कार को मूव करना है। सो दिस इज द कार मूविंग थ्रू द ट्रैफिक, इस ट्रैफिक से ये मूव कर रहा है। अब थोड़े दूर जाते ही क्या होता है, मेरे घर से थोड़े दूर हाईवे शुरू हो जाता है। तो जो रास्ता है वो क्या हो जाता है? अब वाइड हो जाता है। रास्ते की जो पाथ है उसकी विड्थ क्या होती है? बढ़ जाती है। ट्रैफिक अभी भी उतना ही है, ठीक है, मान लो ये ट्रैफिक है। तो क्या होगा? जैसे ही रास्ते का विड्थ बढ़ा वैसे ही मेरी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अब मैं ज्यादा तेजी से मूव करूंगा। क्यों? क्योंकि जब रास्ते का विड्थ बढ़ जा रहा है तो जो मैं ट्रैफिक फेस कर रहा हूं वो ट्रैफिक अब कम हो गया है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि विड्थ ऑफ पाथ, जो पाथ का विड्थ है, ठीक है, उस पे जो रेजिस्टेंस है, जो मुझे देखो, जब मैं पतले रास्ते में था, जब पाथ जो था वो, ठीक है, थिन, या मैं बोल सकता हूं नैरो था, पतला था, तो उस केस में जो ट्रैफिक था वो ज्यादा लग रहा था, ट्रैफिक वाज मोर। लेकिन जब पाथ वाइड हो गया, जब जैसे ही पाथ वाइड हुआ तो उस केस में जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, हाईवे पे क्या होता है? ट्रैफिक पाथ बहुत वाइड हो जाता है तो ट्रैफिक कम होता है, उस केस में हम ज्यादा तेजी से मूव कर सकते हैं। तो सेम चीज हम चार्जेस के केस में देख सकते हैं। ठीक है, देखो, कोई भी अगर हमारे पास एक कंडक्टर है तो ये कंडक्टर का जो ये हिस्सा है दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन, इसे हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाए, सपोज एक दूसरा कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, तो यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। तो जब क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है उस केस में जो चार्ज के फ्लो को रेजिस्टेंस मिलता है वो कम हो जाता है। ठीक है, हम याद इस चीज से रख सकते हैं कि जब पाथ नैरो था तो उस केस में जो ट्रैफिक था वो ज्यादा फील हो रहा था, लेकिन जब पाथ जो है वो वाइड हो गया तो उस केस में जो ट्रैफिक है वो कम होने लगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि जैसे ही विड्थ ऑफ द पाथ बढ़ रहा है तो उस केस में जो ट्रैफिक है
वो कैसा फील हो रहा हमें? ट्रैफिक हमें घटता हुआ फील हो रहा है। तो जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी घटता है, तो इसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है? जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरा क्वांटिटी घट जाता है, तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पिछले केस में हमने क्या देखा था कि जब एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ती है, तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी घट रही है, तो दैट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे जो विड्थ ऑफ द पाथ है बच्चे, विड्थ ऑफ द पाथ हो गया हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब जहां से चार्जेस को फ्लो करना है। और जो यहां पर ट्रैफिक है, ट्रैफिक को हम रेजिस्टेंस मान सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक का काम क्या है? किसी भी व्हीकल के मूवमेंट को अपोज करना। तो ट्रैफिक को हम रेजिस्टेंस मान सकते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं इस बेसिस पे कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को मैथमेटिकली लिखने का क्या तरीका होता है? 1 अपॉन के फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या लिखते हैं? दोनों एक साथ। जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमने दोनों को ऊपर ऊपर लिख दिया। लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं? जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उस केस में हमने 1 अपॉन ए लिखा है। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? क्या किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? सभी को बातें समझ में आ गई है? ठीक है। तो देखो, अगर इन दोनों बातों को हम कंबाइन करते हैं, ठीक है? हमने क्या देखा? रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग बोथ, तो हम क्या लिख सकते हैं? आर इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। आर और एल ऊपर ऊपर है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर और ए ऊपर नीचे है, तो मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अब देखो बच्चे, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं, जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, तो हमें एक कांस्टेंट वहां पर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो आर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम इक्वल टू से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहां पर एक कांस्टेंट आता है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है? ये पी नहीं है, इसको हम बोलते हैं रो। ये एक, इसे हम बोलते हैं आर एच ओ, रो। दिस इज अ ग्रीक सिंबल। जैसे अल्फा बीटा गामा होता है ना, उसी तरह से होता है ये रो। रो एल अपॉन ए, ठीक है? जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, तो उसके बदले एक कांस्टेंट आ गया, दैट इज रो। तो रो यहां पर क्या है? रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है। जैसे ओम्स लॉ में क्या आ गया था? आर आ गया था, तो यहां पर रो आ गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जहां पे आर क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है, ठीक है? ये जो रो है वो एक्चुअली, ये जो रो सिंबल है, इट डिनोट्स रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है? रेजिस्टिविटी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। जैसे करंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसी तरह से रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है? रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। सो वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम अगली टॉपिक रेजिस्टिविटी है। एल क्या है? एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर का लेंथ है। एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। और ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। भाई किसी बच्चे को यहां पे कोई डाउट? ठीक है। इस डेरिवेशन को कॉपी में लिख लो। ये जो मैंने लिखा है ये पूरा, इसे पूरे कॉपी में लिखो।
सभी बच्चे ने लिख लिया, आगे बढ़े हम। किसी बच्चे का बचा हुआ है यहाँ पे? सर बस 1 मिनट। हाँ ठीक है, ओके फाइन। सर हो गया। सभी बच्चों का हो गया? किसी का बचा हुआ है यहाँ पे कुछ? ठीक है, तो लेट्स मूव। तो बच्चे हमने अभी क्या देखा यहाँ पे कि आर किन किन बातों पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। लेंथ पे कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जब लेंथ बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मतलब है कि जब लेंथ बढ़ेगा तो उस केस में आर भी बढ़ेगा। ठीक है, दोनों एक साथ बढ़ेगा। एंड जब लेंथ घटेगा तो आर भी डिक्रीज होगा, दोनों सेम तरीके से वेरी करेगा। दूसरा हमने क्या देखा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। इस पे कैसे प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका क्या मतलब हो गया कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है तो उस केस में आर डिक्रीज होगा। अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा। उसी तरह से जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज होगा तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज होगा। तो एक बात मुझे बताओ कि थिक वायर, एक वायर थिक है और दूसरा वायर थिन है, दोनों में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? विच विल हैव मोर रेजिस्टेंस, थिक वायर और थिन वायर? थिन। भाई चैट में लिखो सभी बच्चों, जिसका आंसर दो। राइट इन द चैट बॉक्स, किस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? सर थिक वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। बेटा आप चैट बॉक्स में लिख के भेजो, चैट बॉक्स में लिखो, ऐसे नॉइज आती है बहुत ज्यादा। सिमरन बच्चे आपको बातें समझ में आ रही है? आपका आंसर नहीं आ रहा है? यस सर आ रही है। तो राइट इन द चैट बॉक्स आंसर आप दो, तभी मुझे समझ में आएगा ना कि आपको आती है। चलो सो हमने क्या देखा यहाँ पे? विच विल हैव मोर रेजिस्टेंस, थिन वायर के पास ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। ठीक है, और बाकी हमें याद भी ऐसे रखना है कि जब रास्ता पतला होता है, नैरो होता है, तो ट्रैफिक ज्यादा फील होता है। लेकिन वही जब हम हाईवे पे चले जाते हैं, जब रास्ता चौड़ा हो जाता है, वाइड हो जाता है, तो उस केस में ट्रैफिक हमें कम फील होने लगता है। ठीक है, तो ये दो बातों पे तो हमने डिस्कशन कर लिया है। इसके साथ साथ रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इस बात को समझते हैं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। अब देखो बच्चे, ये मान लो हमारे पास एक वायर है। अब इस वायर के अंदर क्या होगा? बहुत सारे एटम्स होंगे। तो दिस इज द एटम्स, ये एटम्स है यहाँ पे बहुत सारे। और इस एटम से चार्जेस को फ्लो करना इनके बीच से, ये चार्जेस जो है इन एटम से होता हुआ फ्लो करेगा। अब जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? जैसे ये हमारे पास कंडक्टर है, हमने क्या किया? उस कंडक्टर को हीट करने लगे, मतलब उसके टेम्परेचर को हम बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है? जो एटम्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसका यह मतलब है
कि एटम अपने जगह पे काफी तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे इस तरह से एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, हर एटम जो है उसका वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है। अब क्योंकि इसका वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो जब चार्ज यहां से मूव करेगा तो इसको ज्यादा रुकावट, ज्यादा इसको ऑपोजिशन मिल रहा होगा, इसको ज्यादा दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी इंक्रीज कर जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने से जो एटम्स होते हैं, एटम्स का जो मूवमेंट है वो इंक्रीज कर जाता है। मूवमेंट नहीं, यहां पे हम बोलेंगे वाइब्रेशन, क्योंकि सॉलिड्स में एटम्स मूव तो कर नहीं पाते हैं, तो एटम्स का जो वाइब्रेशन है इंक्रीज कर जाता है, जिसके वजह से जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए देखो ओम्स लॉ में हमने क्या पढ़ा था, ओम्स लॉ का वीडियो तुमने ध्यान से देखा होगा, तो उसमें ये था एट फिक्स्ड टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस के फ्लो पे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। सो टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने का क्या मतलब, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी एटम्स की वो भी बढ़ जाएगी। एज अ रिजल्ट एटम्स का वाइब्रेशन फास्ट हो जाएगा, उसके वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उस कंडक्टर से, दे विल फेस मोर प्रॉब्लम, उनको ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। सो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस जो है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिखेंगे, ये हम नहीं लिख के आएंगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि फिक्स्ड रेशियो में बढ़ रहा है। सपोज फिक्स रेशियो का मतलब, अगर मान लेते हैं मैं बोलूं कि सपोज x इज इक्वल टू 2y, तो जब y 1 है तो x है 2, जब y 2 है तो x है 4, तो ये फिक्स रेशियो में बढ़ रहा है, ठीक है। हमेशा x जो होगा वो ट्वाइस ऑफ y होगा। लेकिन अगर मान लो एक बार में x 2y है, फिर x की वैल्यू हो जाती है 3y, फिर कुछ समय के बाद x की वैल्यू हो जाती है 4y, तो इस केस में इसको हम प्रोपोर्शनल नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकता हूं। तो तुम्हें बस ये ध्यान में रखना है कि हम ये नहीं बोलेंगे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, बस हमें ध्यान में ये रखना है कि या जब रेजिस्टेंस, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। नाउ आयुष ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट हैपन इफ वी डिक्रीज टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एटम का वाइब्रेशन जो होगा वो और कम हो जाएगा, एटम के वाइब्रेशन कम होने की वजह से जो फ्लो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं उस केस में करंट का फ्लो जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का ये मतलब है कि अगर हमारे पास कॉपर का वायर है और अगर हमारे पास सपोज एल्युमिनियम का वायर है, तो दोनों वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। दोनों वायर, अगर मान लो दोनों वायर जो है उनका लेंथ सेम है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, मतलब लेंथ सेम और थिकनेस सेम है, स्टिल क्योंकि मटेरियल दो अलग अलग है, एक कॉपर एक एल्युमिनियम है, दैट्स वाई जो रेजिस्टेंस होगा दोनों वायर का इट विल बी डिफरेंट, वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो डिफरेंट मटेरियल विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। ये बात सभी को समझ में आ गई है, कोई डाउट किसी को? ठीक है। अब देखो रेजिस्टिविटी क्या होता है ये हम देखते हैं। तो हमने क्या देखा, पहले हम समझते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है, पहले हम समझते हैं रेजिस्टिविटी क्या होता है, ठीक है। अब देखो हमने क्या देखा है फॉर्मूले में कि R क्या होता है, रो एल अपॉन ए, तो रो क्या हो जाएगा यहां से, इट विल बी आर ए अपॉन एल, ए और एल को हम इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं। अब देखो यहां पे भाई, जब ए की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर हम लेते हैं, ठीक है, ए को हम यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 मीटर स्क्वायर एज्यूम करते हैं और लेंथ जो है उसको 1 मीटर ले लेते हैं। हम एक ऐसा कंडक्टर ले रहे हैं जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और लेंथ 1 मीटर है। उस केस में रो किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू आर। क्यों, क्योंकि ए भी 1 है एल भी 1 है, सो रो हो जाएगा आर के इक्वल।
सो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी इज बेसिकली द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस होता है किसका? एक ऐसे कंडक्टर का जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट होता है, यूनिट का मतलब 1 होता है और उसका लेंथ भी यूनिट होता है। तो हम लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इसको साथ साथ लिख लेना बच्चों। तो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ and unit area of cross section। ठीक है भैया, मैं बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं रेजिस्टिविटी, इसे लिख लो, फिर मैं रेजिस्टिविटी को एक्सप्लेन करता हूं। सपोज मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं रेजिस्टिविटी को, ये बच्चे सबने लिख लिया, मैं आगे बढ़ूं? ठीक है। सपोज एक सिंपल सा मैं केस लेता हूं, सिचुएशन लेता हूं। सपोज दो पर्सन है, पर्सन ए एंड पर्सन बी, और दोनों एक शॉप पे जाते हैं टू बाई शुगर, चीनी लेने के लिए। जो दुकानदार है वो बोलता है कि जो शुगर है, शुगर का जो रेट है दैट इज 30 पर केजी। ठीक है, ये वो रेट बनाता है कि भाई शुगर का जो रेट है वो 30 पर केजी है। अब जो पर्सन ए है, सपोज पर्सन ए टेक्स 2 केजी शुगर, तो पर्सन ए को कितना पैसा देना पड़ा होगा? इसे 60 रुपीज देना पड़ा होगा। पर्सन बी जो है वो 5 केजी शुगर लेके आता है, तो पर्सन बी को कितना पैसा देना पड़ेगा? पर्सन बी को देना पड़ेगा 150 रुपीज। अब यहां पर समझो, जो रेट ऑफ शुगर है, रेट ऑफ शुगर का क्या मतलब हो गया? रेट ऑफ शुगर का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ 1 केजी। वो क्या है भाई? ₹30, जो कि फिक्स्ड है। आप 2 किलो चीनी लो, आप 5 किलो चीनी लो, आप 10 किलो चीनी लो, रेट जो है वो फिक्स्ड है। तो बेसिकली रेट क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 केजी, या इसे हम बोल सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट मास। मतलब शुगर के 1 केजी का जो कॉस्ट है वो 30 रुपीज है, दैट इज फिक्स्ड। वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन अगर मैं यहां पे टोटल कॉस्ट की बात करूं, तो टोटल कॉस्ट जो है ये फिक्स्ड नहीं है। क्यों नहीं फिक्स्ड है भाई? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी। ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, कितना क्वांटिटी शुगर का लिया गया है। ज्यादा अगर क्वांटिटी लिया जाएगा तो ज्यादा कॉस्ट होगा, कम क्वांटिटी लिया जाएगा तो कम कॉस्ट होगा। तो इसी तरीके से यहां पर समझो, ये जो रेट ऑफ शुगर है दिस इज रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी होता है। किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी फिक्स्ड होती है, चाहे वो 1 मीटर का हो, चाहे वो 2 मीटर का हो, चाहे वो मोटा हो, चाहे वो पतला हो, फर्क नहीं पड़ रहा है, रेजिस्टिविटी फिक्स्ड है। और ये जो टोटल कॉस्ट है इसको तुम रेजिस्टेंस से समझ सकते हो कि अगर उस कंडक्टर के लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज द फिक्स्ड वैल्यू। ये बेसिकली देखो यहां पे रेट ऑफ शुगर, रेट ऑफ शुगर भी क्या है? अमाउंट ही तो है, और टोटल कॉस्ट भी क्या है? अमाउंट ही है। दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है,
लेकिन रेट ऑफ शुगर जो है वो 1 केजी शुगर को रिप्रेजेंट करता है, वो फिक्स्ड है। तुम 2 किलो लो, 5 किलो लो, 10 किलो चीनी लो, कॉस्ट ऑफ 1 केजी फिक्स्ड होगा। तो उसी तरह से किसी भी मटेरियल का, सपोज मेरे पास कॉपर है, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स्ड होगी, चाहे वो कॉपर में 1 मीटर का लेता हूं, 2 मीटर लंबा लेता हूं, ज्यादा मोटा लेता हूं, कम मोटा लेता हूं, व्हाटएवर, उसकी रेजिस्टिविटी फिक्स्ड होगी। और रेजिस्टेंस जो है वो टोटल कॉस्ट की तरह है, कि अगर उस कॉपर वायर का मैं लेंथ बढ़ाऊं या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करूं तो द रेजिस्टेंस विल चेंज। तो बेसिकली रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करता है, बट रेजिस्टिविटी उसके यूनिट अमाउंट का वैल्यू होता है, जबकि रेजिस्टेंस जो है वो पूरा, जो भी हमारे पास जितना भी बड़ा कंडक्टर है उसकी वैल्यू होती है। बात आई समझ में आयुष? किसी बच्चे को रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डाउट है भाई? सर एक बार रेजिस्टिविटी वाली स्लाइड दोबारा चला दो। हाँ मैं चला दे रहा हूं, पर यहाँ पे कोई डाउट है? नो सर। सभी बच्चे को रेजिस्टिविटी समझ में आ चुका है? रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट सेम चीज होता है बच्चे, अगर वो यूनिट का वैल्यू ले, मतलब यूनिट एरिया, अगर एक क्वांटिटी की वैल्यू ले तो रेजिस्टिविटी होता है, अगर वो एक से ज्यादा क्वांटिटी है तो दैट इज रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस होता है। तो क्वांटिटी का क्या मतलब हम देखते हैं। तो डेफिनेशन मैंने क्या बताया था कि रेजिस्टिविटी बेसिकली रेजिस्टेंस ही होता है, बट किसका रेजिस्टेंस होता है? एक ऐसे कंडक्टर का जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और लेंथ हो 1 मीटर। किसी बच्चे को कोई डाउट है भाई? कोई और एक्सप्लेनेशन चाहता है इस टॉपिक का? जीवांश तुम लेट से तुमने क्लास ज्वाइन किया, तुम्हें समझ में आ रही है? जीवांश तुमने ओम्स लॉ का वीडियो देख लिया था जो मैंने पोस्ट किया था? ठीक है, तो मैं जो आज क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसको मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वो आई विल अपलोड टुमारो। जिन बच्चों का छूटा हुआ है या जो दोबारा देखना चाहते हैं, दे कैन गो थ्रू इट। सो भाई ये हो गया। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी की। तो भाई रेजिस्टिविटी क्या है? हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वो क्या है? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो क्या हो जाएगा? इट विल बी आर ए अपॉन एल। अगर हम एसआई यूनिट के टर्म्स में देखें तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है भाई? रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो भाई ऊपर आ गया ओम, मीटर स्क्वायर, नीचे आया मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, बचा ओम मीटर। सो द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है, सो द एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। So after this session we'll get आयुष, तुम्हारा नेटवर्क क्लियर नहीं आती, लिखा करो। So student, this is the question, example 12.5, please solve it, try it out, इसे कोशिश करो सॉल्व करने का।
पेपर में क्या पूछा जा सकता है वो बताऊंगा जब क्वेश्चंस दूंगा, फिलहाल जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करो। So let's see, resistance of a metal wire of length 1 मीटर, जो लेंथ ऑफ द वायर दिया हुआ क्या दिया हुआ 1 मीटर दिया हुआ है। रेजिस्टेंस क्या है 26 ओम है, तो रेजिस्टेंस इज 26 ओम। टेम्परेचर क्या दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, जो डायमीटर है वायर का दैट इज 0.3 mm, what will be the resistivity of the metal at that temperature? resistivity की वैल्यू क्या होगी, what will be the value of rho? तो भाई हमें फॉर्मूला क्या पता है, हमें पता है R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। हमें क्या निकालना है, रो निकालना है, तो रो हो गया हमारे पास R A अपॉन L। अब R हमें दिया हुआ है 26 ओम, लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, टेम्परेचर की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, और हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो एरिया ऑफ, जैसे एक कंडक्टर है, एक वायर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है दैट इज अ सर्कल, वो एक सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है भाई, इट इज पाई आर स्क्वायर। तो डायमीटर दिया हुआ 0.3 mm, इसका मतलब ये हो गया 0.3 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर। मिलीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाई 1000 करते हैं, तो ये डायमीटर है। इसका मतलब जो रेडियस हो गया, रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ, तो इट इज 0.3 बाई 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मीटर। तो अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई आर स्क्वायर, पाई हो गया 22/7, आर की वैल्यू हो गई 0.3 बाई 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 का स्क्वायर, तो ये हो गया भाई 22/7 इंटू स्क्वायर हो रहा है, तो दैट इज 0.3 इंटू 0.3। उसी तरह से नीचे हो गया 2 इंटू 2, और 10 रेज टू पावर -3 का स्क्वायर होगा 10 रेज टू पावर -6। तो ये जो वैल्यू आ रही है किसकी आ रही है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की आ रही है। सो वी विल पुट द वैल्यूज हेयर। रो की वैल्यू क्या हो गई, आर, आर इज 26, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 22/7 इंटू 0.3 इंटू 0.3, 2 2 दो 2 नीचे इंटू 10 रेज टू पावर -6 अपॉन व्हाट इज द लेंथ, लेंथ है 1। तो अब देखो यहाँ पे क्या सॉल्व होगा, नीचे 1 लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2 से भाई ये 22 11 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 2 से 26 13 टाइम्स में कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। पॉइंट यहां से हर्ट्स में कैलकुलेशन करता हूं फिर बताता हूं, ठीक है। तो पॉइंट यहां से हटाते हैं, 2 पॉइंट हटा तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 जीरोस आ जाएगा, तो ऊपर बचा 13 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 7
और 100 और ऊपर क्या है 10⁻⁻⁶। अब ये जो 100 बच्चे, ये 100 जब ऊपर जाएगा तो 2 zeros और ऊपर चले गए, ठीक है। तो ये 100 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻, देखो ये 10⁻⁻2 ऊपर चला जाएगा। 100 है, दैट इज 10⁻2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻2 और पहले से 10⁻6 है, तो ये हो गया 10⁻8। तो ये पूरा पार्ट जो हो गया, ये हो गया 10⁻8 और बाकी इस पार्ट को हम लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व कर लेंगे। 13 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 7 लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करके इसके हम वैल्यू निकालेंगे। भाई हर्ष क्या नहीं समझ में आया बताओ। सर ये फॉर्मूला जो वैल्यूज पुट करी थी वहां से समझा दो। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए से। हाँ जी सर। देखो R का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो रो क्या हो जाएगा, एक उधर भेज देते तो ये हो गया आर ए अपॉन एल। यहां तक बात आई समझ में। हाँ सर। अब यहां से वैल्यू पुट करो। आर क्या 26 दिया हुआ है। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो वायर होता है ना, वायर कैसा शेप में होता है, सिलेंडर के शेप में होता है। वायर इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। तो सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, ये सर्कल होता है, ठीक है। सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है इट इज सर्कल। और सर्कल का फॉर्मूला क्या, सर्कल का एरिया क्या होता है, इट इज पाई आर स्क्वायर। सो डायमीटर दिया हुआ 0.3 mm। मिलीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो वी डिवाइडेड बाय 1000 से डिवाइड करते हैं। सो दैट्स व्हाई 1000 से डिवाइड करें या 10⁻³ से मल्टीप्लाई करें, बात बराबर है। सो इट इज 0.3 इंटू 10⁻⁻3। अब ये डायमीटर है, तो डायमीटर से रेडियस कैसे निकाला जा सकता है, डिवाइडेड बाय 2 करके। तो डायमीटर है 0.3 इंटू 10⁻³ अपॉन 2 मतलब हमने इसे रेडियस बना दिया ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्योंकि सर्कुलर शेप में है क्रॉस सेक्शन, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी पाई आर स्क्वायर। पाई इज 22/7, आर इज 0.3/2 इंटू 10⁻³ उसका स्क्वायर। तो भाई 22/7 को हमने वैसे ही लिख दिया। 0.3 का स्क्वायर हो रहा है तो 0.3 इंटू 0.3, नीचे 2 का स्क्वायर हो रहा है, सो 2 इंटू 2। और 10⁻³ का स्क्वायर जो हो गया वो हो गया 10⁻6। उसके आगे कैलकुलेशन है। समझ में आई भाई हर्ष, कुछ और डाउट है? नहीं सर ठीक है। आ गया समझ में? हाँ जी सर। बाकी किसी बच्चों को कोई डाउट है यहाँ पे? भाई एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 है या 7 है, कुछ ऐसे ही है। तो प्लीज ट्राई इट आउट एट होम, उसे घर से ट्राई करना और ये लॉन्ग डिवीजन भी करके बताना मुझे क्या आंसर आ रहा है इसका। 13 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 7 रे इंटू 10⁻⁻8। सर इसको कितने अप टू डेसिमल प्लेसेस तक पढ़ना है? देखो इसको डेसिमल प्लेसेस तक ज्यादा नहीं, एक डेसिमल प्लेस तक इट इज एनफ। सर इसका आंसर 183.8 आ रहा है। 183.8 आ रहा है, ये पूरा डिवाइड करके यस सर। इंटू 10⁻⁻8 आ रहा है, इसके आगे राइट? भी जा रहा है सर। चलो 183.8 आ Yes, गया ना, sir. तो ठीक है, दिस इज द आंसर 183.8 इंटू 10⁻⁻8 हो गया यहाँ पर। तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम मीटर होगा। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। सभी बच्चे ने कॉपी कर लिया है? यस सर। चलो बच्चे ये क्वेश्चन ट्राई करो। ये क्वेश्चन तुम होमवर्क के लिए ले लो, इसे घर से ट्राई करना। तो 2 होमवर्क मैंने दिया है, एक अभी बताया एक्सरसाइज में एक ऐसा क्वेश्चन है उसे देख लेना, आई थिंक 6 या 7 कुछ ऐसा होगा। और ये एग्जाम्पल 12.6 एनसीईआरटी का, इसे ट्राई करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट?
So this is the end of our lecture today. यहाँ तक रिवाइज करके रखना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? तो यू may leave the class now.